नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों आप लोग एक समय देख रहे हैं कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। और संविधान में मैंने लगभग लगभग 95% तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। 5% बचा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो हम लोग संसद भवन का गठन करेंगे। संसद भवन का गठन करेंगे और इसके संसद के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आइए हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 117 से आर्टिकल 79 टू 117, ठीक है। आर्टिकल 79 से 117 तक हम लोग इसमें दोस्तों पढ़ेंगे, या इसमें संसद का वर्णन होता है, संसद भवन का इसमें वर्णन होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पहले संसद के बारे में हम आपको बता दें कि देखिए, आप लोग वैसे तो आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं, मगर जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता दूं, ठीक है। देखिए, संसद भवन दोस्तों 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है दोस्तों। 1 2 3। देखिए दोस्तों, संसद के 3 भाग होते हैं, या आप 3 खंड कह लीजिए, 3 पार्ट कह लीजिए, सब बात एक ही है, ठीक है। 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। ये 3 भाग हो गए संसद के, ये 3 भाग मिलके संसद को बनाते हैं, ठीक है, संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है और जो प्रेसिडेंट जी हैं, इनके कार्यों का हम लोग वर्णन करेंगे, समझेंगे। इनके जो सदस्य हैं, इनके एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे, कार्यकाल के बारे में समझेंगे और बहुत कुछ समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 79, आर्टिकल दोस्तों 79 में क्या कहा गया है, तो इसमें दोस्तों संसदीय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, तो जिसका हम लोग संसद का गठन करने जा रहे थे ना, तो इसमें दोस्तों बताया गया है कि संसदीय व्यवस्था का वर्णन कैसे होगा, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है संसदीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग 80 आर्टिकल 80 में राज्यसभा का गठन करते हैं। दोस्तों आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 के द्वारा राज्यसभा का दोस्तों गठन किया गया है, ठीक है। यदि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको 80 पर टिक करना है। इसके बाद में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया, किस आर्टिकल के द्वारा किया गया है, तो दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों वो 81 है, आर्टिकल 81 है। अभी हम लोग समझेंगे दोस्तों। देखिए 80 के द्वारा दोस्तों राज्यसभा का गठन हो गया, ठीक है। 81 के द्वारा दोस्तों लोकसभा का गठन हो गया। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारी लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा और ये प्रेसिडेंट साहब हो गए, जो तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, संसद भवन का निर्माण करते हैं। मतलब बिल्डिंग नहीं बनाते हैं, बिल्डिंग के जो अंदर जो काम होते हैं उनको करते हैं ये 3 लोग मिलके, ये 3 भाग मिलके, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग इनके 83 में पढ़ेंगे। देखिए 82 मैंने क्यों नहीं पढ़ा, आप लोग सोचते हो कि मैंने 82 को छोड़ दिया। देखिए मैं, बहुत सारे आर्टिकल हैं, आप लोग जानते हैं कि संविधान हम लोगों को बहुत बड़ा है। अगर हम लोग एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा और वो याद भी नहीं रहेगा। तो हम लोग उन्हीं इम्पोर्टेंट आर्टिकलों को पढ़ेंगे जिनके जो भी एग्ज़ाम है उन्हें पूछे जाने की संभावनाएं अधिकतम होती है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों 83 के द्वारा दोस्तों हम लोगों ने, देखिए 80 के द्वारा राज्यसभा को हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। अब दोस्तों हम राज्यसभा का विघटन भी तो करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता, लोकसभा का विघटन होता है। तो देखिए दोस्तों कि राज्यसभा आर्टिकल 83 के द्वारा राज्यसभा का विघटन नहीं होता, परंतु कुछ प्रोसेस है जिनको हम लोगों को समझना जरूरी है। देखिए राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, इसमें बताया गया है 83 में कि राज्यसभा का दोस्तों विघटन नहीं होगा, परंतु 1/3 सदस्य संसद की विधि द्वारा प्रत्येक 2 साल की समाप्ति पर रिटायरमेंट ले लेंगे। दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी पॉलिटिकल जो भी लीडर हैं वो इसको भंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है, परंतु एक क्राइटेरिया दिया गया है, एक शर्त दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर,
दोस्तों प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर वहाँ के जितने भी सदस्य हैं उसमें दोस्तों कुल सीटों की संख्या कितनी है, 250 है। ठीक है, कितनी है दोस्तों, राज्यसभा में 250 लोग मतलब सदस्य होते हैं, इनकी इतनी सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया कि 250 लोगों में से 1/3 सदस्य संसद की विधि के द्वारा, ऐसे नहीं दोस्तों, संसद की विधि के द्वारा प्रत्येक 2 साल की समाप्ति पर 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो जाएंगे, अपने पद से अवकाश ले लेंगे। ठीक है, अवकाश ग्रहण करेंगे। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 85 में वो 83 पढ़ लिया, 84 पढ़ेंगे। आर्टिकल दोस्तों 84 दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है। देखिए 84 में दोस्तों हम लोग योग्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो योग्यता किनकी दोस्तों, योग्यता लोकसभा सदस्यों की और राज्यसभा के सदस्यों की हम लोग योग्यता के बारे में समझेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में समझेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना होता है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो इसके बारे में देखिए योग्यता को अभी छोड़ रहे हैं, बाद में हम बात कर लेंगे, थोड़ा ब्रॉड है, लिखना पड़ेगा और मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों अब हम लोग 85 में पढ़ते हैं। दोस्तों 85 में लोकसभा का विघटन किया गया है। देखिए दोस्तों 81 में लोकसभा को बनाया गया था। ठीक है, अब 85 में दोस्तों बताया गया है, अनुच्छेद 85 में बताया गया है दोस्तों कि लोकसभा का विघटन कैसे होगा, कौन करेगा, किस शर्तों पे करेगा, यानी क्या शर्त होगा। क्या ऐसे ही आके राष्ट्रपति जी कह दें कि चलो भैया लोकसभा का विघटन कर रहे हैं हम, आप सदस्यता खत्म, अब चलो अपने अपने घर, तो ऐसा नहीं होगा। उससे कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, उसको फिल मान लीजिए जब हो रहा है तभी राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी ऐसे नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति जी भी मंत्रिमंडल के सलाह पर, तो मंत्रिमंडल का हेड कौन होता है, तो दोस्तों मंत्रिमंडल का जो हेड होता है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। हम केंद्र की बात कर रहे हैं, राज्य की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है उसका हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को वो विघटन करें, लोकसभा को वो भंग करें। तो वो दोस्तों पीएम की सलाह से करेंगे या मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति जी इसे भंग करेंगे। ठीक है, कौन दोस्तों, बाई प्रेसिडेंट दोस्तों, ये हमारे प्रेसिडेंट जी हैं जो लोकसभा का विघटन करेंगे, भंग करेंगे। किसके कहने पर दोस्तों, पीएम की सलाह से या मंत्रिमंडल की सलाह से, ऐसे नहीं अपने मन से नहीं करेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग, 85 तक आप लोग समझ गए ना। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम लोग दोस्तों आर्टिकल 100 की बातें करेंगे, सीधे 15 आर्टिकल को छोड़ दिया। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट आर्टिकलों को पढ़ेंगे, सबको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है हम लोग सिर्फ उन आर्टिकलों को पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए दोस्तों आर्टिकल 100 में दोस्तों क्या बताया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए इसमें ये बताया गया है कि लोकसभा, LS का मतलब है दोस्तों लोक, S का मतलब है सभा, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, अध्यक्ष महोदय जी, आप लोग टीवी में देखते होंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होते दोस्तों, उनको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सभापति। और वो सभापति दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दोस्तों। वो कौन होता है, तो वो दोस्तों सभापति हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों आइए लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो 100 में, आर्टिकल 100 में बताया गया कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देंगे। तो देखिए निर्णायक मत कब देंगे, किस सिचुएशन में देंगे, उसकी शर्तें क्या हैं, तो उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों मान लीजिए कि लोकसभा में LS, मान लीजिए दोस्तों लोकसभा में मान लीजिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल बन रहा है। मान लीजिए आप लोग, मानने में क्या जाता है, ठीक है, मान लिया ना। ठीक है, तो देखिए
या क्या हो गया दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या नियंत्रण बिल आया है, ठीक है, बिल आया है, ठीक है। और इसमें दोस्तों क्या हो रहा है, वोटिंग हो रही है। तो वह वोटिंग कहाँ हो रही दोस्तों, लोकसभा में। तो लोकसभा में दोस्तों मान लीजिए कि 100 वोट, 100 वोट पड़े किसमें, समर्थन में, 100 वोट, और 100 वोट दोस्तों मिले विरोध में। देखिए लोकसभा में दोस्तों जो सदस्य है ना, मान लीजिए कि 200 सदस्य थे, ठीक है, और उन्होंने 100 लोग उसके पक्ष में वोटिंग किया और 100 लोग उसके विरोध में वोटिंग किया। 100 लोग कहते हैं कि ये जो कानून है ये लागू होना चाहिए, ये जो बिल है ये कानून का रूप से देना चाहिए, ठीक। और वही 100 लोग हैं, कुछ लोग 100 लोग हैं जो कहते कि नहीं भैया जनसंख्या कानून बिल नहीं आना चाहिए, तो अल्लाह की देन है, ठीक है। बुरा मन मानना आप लोग। तो ठीक है दोस्तों, तो 100 लोग वो हैं जो विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि जो वोटिंग हुई वो टोटल 200 पर हुई और वो 100 लोगों की हुई। तो अब आप मानिए कि दोस्तों उसमें जीत क्या होगा, उसका निर्णय क्या होगा, कोई निर्णय नहीं होगा, ठीक है। 200 लोग हैं, 100 100 उसके विरोध में, 100 समर्थन में वोट दिए, तो निर्णय क्या होगा, क्या वो पास होगा। आप लोग ये बताइए कि क्या वो बिल जो है वो पास होगा लोकसभा में, कैसे होगा यार, 100 समर्थन में 100 विरोध में है, कैसे पास होगा, नहीं पास होगा, किसी भी हाल में वो पास नहीं होगा। तब दोस्तों जब इस तरह की जब सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए कि क्रिकेट हो रहा है, एक टीम है दोस्तों उसमें ए और एक टीम है बी। ए ने बनाया 50 रन, ठीक है, और बी ने भी बनाया दोस्तों 50 रन, ठीक है। अब दोस्तों क्या हो गया, मैच ड्रा हो जाता है। इसमें क्या जो होता है, मैच ड्रा होता है। तो इसमें भी दोस्तों वही हाल है कि इस समय मैच ड्रा हो गया है, मैच ड्रा चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अब ये बता दिया जाए कि एक शख्स कोई आए और वो 1 रन इनको दे दे तो इनकी जीत हो जाएगी, या इनको दे दे तो इनकी जीत हो जाएगी, किसी को दे दे 1 रन तो इनकी जीत हो जाएगी। इसमें ये होगा अगर हम लोग आर्टिकल 100 के अनुसार चलें तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसी में दोस्तों ये मैच अभी तक ड्रा हो गया है, 100 पे मैच ड्रा है। तो इस सिचुएशन में जब यह सिचुएशन संसद में आ जाए, लोकसभा में आ जाए, तो बताया गया है दोस्तों कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आर्टिकल अनुच्छेद 100 का प्रयोग करेंगे और उसके द्वारा दोस्तों वह निर्णायक मत देंगे। अपना निर्णायक मत दोस्तों कैसे देंगे, देखिए 100 पर ये अभी ड्रा है मैच, ठीक है। यदि वो अपना वोट इन्हें दे देंगे, अपना वोट यदि वो समर्थन में देंगे, इस बिल के समर्थन में देंगे, तो क्या होगा दोस्तों, बिल पास हो जाएगा, ठीक है, लोकसभा में पास हो जाएगा। और यदि उन्होंने विरोध में दिया, ठीक है, यदि उन्होंने विरोध में दिया तो जो दोस्तों बिल है वो क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। समझ गए आप लोग। तो वो अपना निर्णायक मत देंगे, इन दोनों में से वो किसी को भी दे देंगे। यह लोकसभा के अध्यक्ष जी पर निर्भर करता है, ठीक है। उन पर कोई भी फोर्स नहीं होगा, दबाव नहीं होगा कि नहीं आप इनको दे, पक्ष में दे, विपक्ष में दे, किसी को भी दे, बट जिनको देगा उनकी जीत हो जाएगी। आप लोग ये समझें, समझ गए ना, ठीक है भैया, बस यही समझाना चाह रहे हैं यार। देखिए दोस्तों अब हम लोग आर्टिकल 105 को समझेंगे। दोस्तों 105 में संसद का विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है कि 105 के तहत संसद को एक विशेष अधिकार है। क्या है दोस्तों, संसद का एक विशेष अधिकार दिया गया है संसद को, ठीक है। तो वो दोस्तों किसमें है, तो वो 105 में हम लोग संसद का विशेषाधिकार का वर्णन है, इसमें वर्णन किया जाता है कि संसद को विशेष अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 108 की बात करेंगे, और 108 दोस्तों ये तो BVI है, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार दोस्तों पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये तो दोस्तों BVI है। अब इसमें दोस्तों 108 में, अनुच्छेद 108 में क्या बताया कि संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन जिसे हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने कई बार न्यूज चैनलों में सुना होगा कि ज्वाइंट सेशन चल रहा है, ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा रहा है। तो अब संयुक्त अधिवेशन भैया बुलाता कौन है, तो दोस्तों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। समझ गए आप लोग, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और देखिए
कब बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं, आप लोगों को ये समझना अति आवश्यक है दोस्तों। ये समझेंगे तभी इसको अच्छे से और समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब देखिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे 108 को, जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन देखिए दोस्तों, लोकसभा और ये हो गया दोस्तों राज्यसभा। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात पर बहस चल रही है। ठीक है, मान लीजिए कि लोकसभा में किसी बात को लेकर बहस चल रही है और उसका अंतिम जो निर्णय है वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, अंतिम निर्णय नहीं निकल पा रहा है। और दोस्तों ऐसे ही सेम लोग राज्यसभा में भी है, किसी बात को या किसी बिल पर लेकर चर्चा हो रही है और उसका जो अंतिम फैसला है, अंतिम जो निर्णय है दोस्तों, वो नहीं निकल पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों कि जो लोकसभा और राज्यसभा का टाइम बर्बाद ना हो, ठीक है, जल्दी से निष्कर्ष निकले। जिस टॉपिक पर भी वाद विवाद ये चल रहा है, तो अगर नहीं निकल रहा है तो क्या करते हैं दोस्तों, को हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं दोस्तों, हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं वह आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 108 का प्रयोग करते हैं और ज्वाइंट सेशन यानी कि लोकसभा के सदस्यों को और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको दोस्तों एक कमरे में बुला लेते हैं। ठीक है, उनको दोस्तों कहाँ बुला लेते हैं, उनको एक कमरे में ही बुला लेते हैं और फिर उस पर दोनों सदनों के सदस्य एक कमरे में, एक हॉल में बैठते हैं और फिर उस पर टॉपिक होते हैं राष्ट्रपति जी के सामने और फिर जिस बात पर भी वाद विवाद होता है उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन दोस्तों बुलाते हैं बाई प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट जी ज्वाइंट अधिवेशन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं जान गए ना, बताने की जरूरत तो नहीं है, बस ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे धन विधेयक, बजट के बारे में, जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, इन सब के बारे में दोस्तों बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों आर्टिकल 110 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 110 को पढ़ेंगे जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। दोस्तों क्या है धन विधेयक, यानी इसको दोस्तों अंग्रेजी में हम लोग क्या कहेंगे, मनी बिल। 110 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में वर्णन है। और जो धन विधेयक है दोस्तों वो लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा में कौन पेश करता है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष महोदय जी होते हैं वह लोकसभा में धन विधेयक को पारित करते हैं या पेश करते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों धन विधेयक। अब हम लोग दोस्तों आर्टिकल 112 की बातें करेंगे। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 112 में क्या है, बजट। आप लोग ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो बजट के बारे में ना जानता हो और टीवी में जिन्होंने न्यूज़ चैनल्स में ना देखा हो कि आज हमारे देश में बजट पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें प्रधानमंत्री जी या जो वित्त मंत्री जी होते हैं वो ब्रीफिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें दोस्तों 112 का प्रयोग करते हैं और बजट को पेश किया जाता है। क्या हो दोस्तों, ये बजट। और बजट का दोस्तों जो एक बजट दोस्तों वार्षिक वित्तीय लेन देन है, मतलब कि पूरे साल का, 1 ईयर का। ठीक है दोस्तों, जो पूरे साल का दोस्तों जो बजट होता है वो 1 साल का पूरा वित्तीय लेन देन को हम लोग बजट कहते हैं। ठीक है, और बजट दोस्तों कहाँ पेश होता है, बजट दोस्तों लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, कौन पेश करता है दोस्तों, तो हमारे जो वित्त मंत्री जी होते हैं वो पेश करते हैं। समझ गए ना आप लोग। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग ये जान गए कि बजट क्या है, वार्षिक वित्तीय लेन देन है जिसको हम लोग बजट कहते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे आर्टिकल 117। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 117 में क्या क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में बताया गया है। वित्त विधेयक का वर्णन है इसमें। ठीक है दोस्तों, वित्त विधेयक, धन विधेयक, ये सब विधेयक और एक साधारण विधेयक होता है, वो सब अलग अलग हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको एक एक स्टेप। ठीक है, तो 117 में दोस्तों क्या है, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, उसमें
होता है। वित्त विधेयक का वर्णन है, वित्त विधेयक के बारे में बताया गया। वित्त विधेयक पेश होता है, पेश किया जाता है किसके द्वारा दोस्तों? 117 के द्वारा संसद में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे संसद का। अभी हम लोगों ने योग्यता को नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे विस्तृत पढ़ेंगे। देखिए संसद पढ़ रहे हैं ना, तो संसद को दोस्तों हम लोग विस्तृत तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो मज़ा ही ना आए यार। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए यदि लोकसभा का यदि सदस्य बनना है तो उनकी जो न्यूनतम आयु है दोस्तों वो कितने? 25 साल। और जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 30 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। और जो लोकसभा का जो दोस्तों लोकसभा का चुनाव के बारे में बात करें तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ये डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। और दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। और प्रेसिडेंट जो भी इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, ये भी डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग योग्यता के बारे में और समझेंगे। और देखिए दोस्तों, संसद में दोस्तों जो बिल पास होते हैं वो कैसे पास होते हैं, हम लोग इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो देखिए जो दोस्तों, मान लीजिए कि कैसे बिल पास होता है, हम आपको ये बता दें। कैब, CAB, कैब। देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने देखा था कि पिछले साल अपने देश में कैब पास हुआ था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पारित हुआ था। कहाँ? संसद में। संसद ही कहेंगे, लोकसभा राज्यसभा में नहीं, संसद में पारित हुआ था और उसमें कानून बना था। तो कैसे पारित होता है, पहले ये देखिए दोस्तों। ये कैब था हम लोगों को, ये पहले कहाँ पेश होगा? लोकसभा में। लोकसभा में पक्ष विपक्ष ने वोटिंग किया और यदि ये पास हुआ, ठीक है, यदि ये पास हुआ दोस्तों, तो यही कैब उठकर कहाँ आएगा दोस्तों? ये आएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के सदस्यों ने यदि इस पर अपनी फाइनल मुहर दी, यानी इसके पक्ष में वोटिंग किया है, इसके समर्थन में वोटिंग करेंगे तो ये पास हो जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएगा, उसकी बात अलग कर लेंगे। अगर यहाँ भी पास हुआ, लोकसभा में भी कैब मान लीजिए कि पास हो ही गया था, बस हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, लोकसभा में राज्यसभा में पास हुआ। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों यही कैब कहाँ गया था? राष्ट्रपति जी के पास गया था। राष्ट्रपति जी क्या करेंगे दोस्तों? तो राष्ट्रपति जी इस पर थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा से, इस पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, और यदि प्रेसिडेंट जी ने विचार विमर्श करने के बाद ये अपनी फाइनल अपनी मंजूरी दे देते हैं, अपनी ये मंजूरी दे देते हैं कि ठीक है भैया, सब ठीक है, ऑल राइट। और ये अपनी फाइनल मंजूरी के बाद में ये अपना साइन वगैरह कर देते हैं, सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं और वही फाइनल मंजूरी दे देते हैं। तो दोस्तों यही बिल दोस्तों इधर से क्या निकला बन के? तो ये निकला CAA। ठीक है, और जब भी जैसा ये CAA बना था, इसको पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, लागू किया गया। कहाँ? पूरे देश में। और देश के दोस्तों कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो केंद्र के कानूनों को मानने से इनकार कर दे, उसे फॉलो न करे। यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 356 का प्रयोग किया जाएगा। अब 356 आप लोग जानते ही क्या है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो भी संसद में जो भी बिल पास होते हैं वो पहले बिल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यही कैब था, पहले कैब था, वो तीनों भागों से मिलकर गुजरा और फिर उसके बाद में दोस्तों जब वो निकला तो वो CAA बन चुका था, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका था। वह बिल नहीं था, अब वह एक अधिनियम बन गया था दोस्तों, वह अब एक कानून बन गया था। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब ये बन गया था, CAA बन गया था। और फिर उसके बाद में जैसे ये CAA बना, अपने देश में रंडी नाच शुरू हो गया था। आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह धरना प्रदर्शन चल रहा था, मारपीट चल रही थी, दंगा चल रहे थे, हिंसा चल रही थी, शाहीन बाग जैसे दंगा फसाद चल रहे थे, जानते ही। तो क्या हुआ था, कुछ लोग कहते थे कि भैया हमारी नागरिकता चली जाएगी, हमारी नागरिकता खतरे में है, अपने देश के लोग कह रहे थे। मगर अब उनको कौन समझाए कि भैया पढ़ तो लीजिए कम से कम इसको, ये अपने देश वालों के लिए नहीं है, ये घुसपैठियों के लिए है। ठीक है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहे थे कि कागज़ मांगा जाएगा, कागज़ दिखाना पड़ेगा आपको। तो भैया कागज़ उन्हें दिखाना पड़ेगा जो भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठ करके आए हैं। यदि आप घुसपैठ करके नहीं आए आप देश के, तो क्यों डरते हैं यार? ठीक है, चलिए उसकी बात तो अलग है। तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल हैं वो कैसे कानून का रूप लेते हैं।
ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दोस्तों इनकी योग्यता के बारे में नहीं पढ़ा है। इनकी योग्यता को अभी हम लोगों ने छोड़ दिया था, जो है दोस्तों 84 में दोस्तों हम लोग योग्यता को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नंबर 1 दोस्तों, यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल, 30 साल, 35 साल। ठीक है, ये तो हो गई एज के बारे में, ये तो आयु के बारे में बात हो गई। अब दोस्तों नंबर ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 दोस्तों हम बात करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पहली क्राइटेरिया ये हो गई। दूसरा ये बताया गया है दोस्तों कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। किसी भी लाभ के पद पर ना हो। अब देखिए दोस्तों, ये लाभ का पद क्या है? तो दोस्तों लाभ का पद ये है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब। देखिए ये दोस्तों है क्या? लाभ का पद, गवर्नमेंट जॉब। हमारे देश की जो गवर्नमेंट जॉब है इसे लाभ का पद कहा गया है। यदि लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन आपको लड़ना है ना भैया, आपसे ही बात कर रहे हैं, यदि आपको लड़ना है तो आपको गवर्नमेंट जॉब आपको छोड़नी पड़ेगी, तभी आप उसके एलिजिबल हैं, वरना नहीं हैं। तभी आप सांसद लोकसभा में और राज्यसभा में बन सकते हैं। और राष्ट्रपति जी की बनने के लिए भी यही क्राइटेरिया होती है कि वह लाभ के पद पर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों नंबर 3 की बात कर लें तो वह लोग लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की जो योग्यता है वह देश का अपने नागरिक हो। अब ये नहीं कि वो घुसपैठ करके भारत में आया और यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा है, मंत्री बन रहा है, विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि उनको लोकसभा, राज्यसभा या प्रेसिडेंट बनना है तो उनके लिए देश की नागरिकता होनी जरूरी है, वो मतलब देश के नागरिक हो। तो वह दोस्तों नंबर 3 क्या बात कर लें कि वह देश का नागरिक हो। नागरिक हो, समझ रहे हैं दोस्तों? बस इनकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो लगभग बस यही है, 3-4 बातें होती हैं जो फॉलो करना होता है। अनपढ़ गंवार जाहिल हैं तब भी लड़ सकते हैं, जानते हैं यार, गुंडा मवाली वो नेता बन जाते हैं। ठीक है, तो अब उनको क्या बताएं। तो देखिए दोस्तों, संसद का गठन हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया। इसमें हम लोगों ने जो भी बातें पूछी जाने वाली थी, जो समझने वाली थी, हम लोगों ने समझने का दोस्तों प्रयास किया है। ठीक है, और आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो भी आप हमें बताएं। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।